हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कैपेसिटर। हमने हमारे जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सारा पढ़ लिया। और हमने इसलिए पढ़ा ही इसलिए कि ताकि हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ सकें क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है और कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि कैपेसिटेंस का पिछली वीडियो से कुछ ना कुछ तो लिंक होगा। तो बच्चों, कैपेसिटेंस सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, कैपेसिटर नाम है उसका, है ना, जिससे आप कंडेंसर भी बोलते हैं। जो आपने देखा होगा फैन या कूलर या बड़ी बड़ी मशीनरी में लगा रहता है, कैमरा फ्लैश करने में भी लगता है, सब में लगता है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगता है। तो हम कैपेसिटर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर होता क्या है? सबसे पहले तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू होल्ड द चार्जेस एंड यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए जो हमारे यहाँ करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम उससे कोई चीज घुमा सकते हैं क्या? है ना, हमने ट्यूबलाइट जला दी, चलिए हो गया, मान लिया हमने ट्यूबलाइट जल गई, ठीक है। हमने रेफ्रिजरेटर चला दिया, मान लिया हमने। लेकिन क्या फैन को घुमाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो क्या सफिशिएंट है? नहीं। क्यों? वो इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट है उसको घुमाए रखने के लिए, मतलब कि उसमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो घूम रहा है तो उसको घूमते रहने के लिए, है ना, जो करंट आ रहा है वो सफिशिएंट है। लेकिन उसको घुमाना स्टार्ट करने के लिए, है ना, उसको घुमाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे आपने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, अगर मान लीजिए कोई टेबल रखी हुई है, अगर मान लीजिए किसी सरफेस पे, है ना, सरफेस भी रफ है आपकी और उस पर कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है, टेबल रखी हुई है। उस टेबल को मुझे क्या करना है? पुश करना है। तो पुश करना है तो इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है इसकी, फ्रिक्शन। आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो अमाउंट, है ना, अमाउंट ऑफ फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, तो ये क्या है, बॉडी, ये जो टेबल है सरफेस पे क्या लगा रही है? फ्रिक्शन लगा रही है, जैसे आपने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जब तक कि ये फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर दे, तब तक का फ्रिक्शन क्या कहलाता था? स्टैटिक। और एक बार जब चलना स्टार्ट हो गया, बस शुरू में जरूरत पड़ती है, और एक बार जब चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती जितना फोर्स हमको लगाना पड़ता है ना। शुरू में हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही पंखे को घुमाना है हमको, है ना, कूलर के पिंस को घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा खेतों में वो सबमर्सिबल लगा रहता है ना, टुल्लू पंप, है ना, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होती है स्टार्टिंग में, जैसे चला दो, ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा मोटर में ऐसे पहले हमको यूं खींचना पड़ता है जनरेटर में, यूं ऐसे करके, ठीक है ना। एक बार चल गया उसके बाद चलता जाता है। तो स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्जेस चाहिए एक बार में, ठीक है ना, उतना हमारे यहाँ जो सप्लाई आ रही है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है ना, उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? पहले एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी तो एकदम से दे देंगे बहुत सारी एनर्जी। तो ये बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस कहलाता है कैपेसिटर। बहुत सारे चार्जेस को स्टोर करके बहुत सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। कैसे करेगा भी हम धीरे धीरे बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कैपेसिटर की। बच्चों, कैपेसिटर क्या है ना? इट इज अ डिवाइस used to store electrical energy. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of electric field. in the form of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा while storing चार्ज। चार्ज को स्टोर करके क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर कोई, सपोज हमने एक, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं, हम एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना। हम यहाँ पे कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं बच्चों। कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट होता है, एक एनर्जी सोर्स है, ठीक है। पैसिव एनर्जी सोर्स जो एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं। एक्टिव एनर्जी सोर्स होते हैं, कोई होते हैं पैसिव एनर्जी सोर्स, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस के बारे में, फिर आपको बताता हूं कैपेसिटर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। एलिमेंट भी बोल सकते हो आप,
ठीक है। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं बच्चों जो एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं वोल्टेज या करंट के फॉर्म में, है ना, विच जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विच जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है ना। जैसे कि जनरेट, एग्जांपल जनरेटर, बैटरी, आपका ईएमएफ सेल, ईएमएफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल, इसके बारे में तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वोल्टेज या करंट के फॉर्म में, एक्टिव सोर्सेस। दूसरे होते हैं बच्चों पैसिव सोर्सेस विच कंज्यूम्स एनर्जी, है ना, विच कंज्यूम्स एनर्जी, एनर्जी का लॉस करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे फैन, कूलर, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं। पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, उनको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वो एनर्जी का कंज्यूम करके तो दे रहे हैं, है ना। तो विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस आर पैसिव एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। ये तीन टाइप से हो सकते हैं, होते तो कई टाइप के, मेनली बेसिकली तीन टाइप से होते हैं। एक होता है रेजिस्टर, जिसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जिसकी प्रॉपर्टी होती थी रेजिस्टेंस, है ना, और सिंबल होता था इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये आर से आप रेजिस्टेंस को डिनोट करते थे, ओम में मेजर करते थे, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों कैपेसिटर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है दो पैरेलल इक्वल लाइंस, इसका सिंबल है ना, जिसमें एक प्लेट रहती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम मेजर करने वाले हैं बच्चों फैराड में, ठीक है ना, और डिनोट करने वाले हैं कैपिटल सी से। तीसरा होता है बच्चों इंडक्टर, या फिर कॉइल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको हम ये वाइंडिंग से डिनोट करते हैं। एक वायर को हमने कई नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, और इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, है ना। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और इंडक्टर का इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, और उसका हम हेनरी में मेजर करेंगे आगे चल के, ठीक है बच्चों। सब में पोलैरिटी होती है, ये बायलेटरल, लीनियर, बायलेटरल एलिमेंट होते हैं। ये तीनों ही क्या है, लीनियर बायलेटरल एलिमेंट। बायलेटरल एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बच्चों, इसमें करंट कहीं से भी फ्लो कर सकते हो। जैसे रेजिस्टर, आप यहां से करंट फ्लो करोगे तो ये सब प्लस और ये माइनस हो जाता है ना। एंट्रिंग, करंट एंट्रिंग वाला जो हिस्सा होता है, जो एलिमेंट टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिव होता है, और लीविंग वाला नेगेटिव होता है। चाहे आप कैपेसिटर की बात करो, यहां से आपने किया तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसे इंडक्टर में होता है। बायलेटरल क्योंकि दोनों ही तरफ से कैसे भी लगाया जा सकता है इसको, है ना, हमेशा किसी भी डायरेक्शन में। और लीनियर इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने पढ़ा था V = IR, ओम्स लॉ, नहीं तो अब आगे चल के पढ़ेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता था बच्चों, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता था, लीनियर, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर और इंडक्टर में। इंडक्टर आप मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म जब पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटर अभी हमको पढ़ना है बच्चों, है ना। यहाँ कैपेसिटर अभी हमको पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं इसको, इसके बारे में और बात में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। हम अभी पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता है जो एनर्जी का कंज्यूम कर रहा है ना। जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एकदम से सडन, तो हम दे देंगे वहां पे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले कितने टाइप के हो सकते हैं कैपेसिटर, ये भी आप समझ लीजिए, है ना, शेप वाइज। अगर हम शेप के हिसाब से कैटेगराइज करें अगर इसको, तो शेप वाइज ये बच्चों तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, तीसरा होता है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल आपने देखा हुआ है, आपने कई जगह देखा होगा, मदरबोर्ड में देखा होगा आपने, कंप्यूटर के, या फिर आपने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा होगा, छोटे छोटे ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के सिलेंड्रिकल शेप में एलिमेंट लगे होते हैं, ठीक है ना, वही कैपेसिटर कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। और कंडेंसर तो आपने फैन में देखा होगा, व्हाइट कलर का गोल सा सिलेंड्रिकल शेप का लगा रहता है, वो कंडेंसर होता है ना, ताकि उसको वो रोटेट कर सके, एक्सेसिव एनर्जी देगी। स्फेरिकल भी होता है, हम सबसे पहले स्फेरिकल में डील कर लेते हैं। हालांकि आपके 12th क्लास के सिलेबस में यही IIT JEE के पर्पज से हम, या नीट के पर्पज से हम ये तीनों को पढ़ेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो मैं IIT JEE के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ, लेकिन आज हम पूरा कुछ 1-2 वीडियोस में हम पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इसके बाद हम आगे चल के।
सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल की। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। सपोज मैंने बोला कि एक बॉडी ले ली मैंने, सपोज ये स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी है ना, और इसके सरफेस पे बच्चों चार्ज है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज है Q। और आपने ये भी देखा हुआ है कि अगर सरफेस पे चार्ज होता है कि तो है ना, तो सारा का सारा चार्ज कहां पे कंसंट्रेट माना जाता है, एज्यूम किया जाता है इसके सेंटर पे, यानी कि Q यहां है तो यहां पे भी Q होगा इस पॉइंट पे भी। और अगर मान लीजिए मैंने इसका साइज ले लिया R, मतलब कि R रेडियस का ये स्फीयर ले लिया, पूरा का पूरा स्फीयर, ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। और कहां तक जाएगी बच्चों, सोर्स चार्ज की, एक सिंगल चार्ज की वजह से कहां तक जाती है, सोर्स चार्ज से इंफिनिटी तक, है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यही होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बच्चों पोटेंशियल। अगर R रेडियस का ये है ना, तो R रेडियस का पोटेंशियल, R रेडियस वाले स्फेरिकल बॉडी का, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो आप जानते हैं इन्फिनिटी पे का जो पोटेंशियल है वो तो हम जीरो एज्यूम करके चलते हैं, है ना। नहीं तो आपने ये भी पढ़ा है, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। R आपने वो डिस्टेंस ली थी, है ना, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज से दूर किसी एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना था, वो डिस्टेंस थी। तो हम चार्ज तो लेके आ रहे थे बच्चों कहां पे, चार्ज हम इंफिनिटी से लेके आ रहे थे, कहां, चार्ज हम इंफिनिटी से लेके आ रहे थे सोर्स चार्ज की तरफ, है ना। ये पॉइंट मैंने सपोज यहां से R स्मॉल r ले लिया, ठीक है, तो उस पे R स्क्वायर आपने देखा हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहीं पे इस सरफेस पे ही पोटेंशियल की बात करने लग जाऊं, तो क्योंकि हर सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल है ये तो, है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्वल टू यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल R, ठीक है। यानी कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल है, इस स्फेरिकल बॉल का जो पोटेंशियल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है। छोटा करके लिख देता हूं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार लिखेंगे, ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। इतनी चीज आपको क्लियर हुई बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, मैंने बोला एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल कोई बॉडी है या, है ना, स्फेरिकल, तो इस स्फेरिकल बॉडी में पोटेंशियल इस स्फेरिकल सिंगल स्फेरिकल बॉडी की वजह से KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए मैं डायमेंशन इसका बढ़ाता चला जाऊं, है ना, यानी कि बॉडी बड़ी करता जाऊंगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। लेकिन अगर इसमें चार्ज इंक्रीज करता जाऊंगा, चार्ज इंक्रीज कर दूंगा, अगर मान लीजिए और चार्ज कर दूंगा इसको, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। R इंक्रीज करने में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि साइज बढ़ा दिए, पोटेंशियल डिक्रीज। लेकिन मैंने चार्ज बढ़ा दी तो पोटेंशियल इंक्रीज। चार्ज आपका इंक्रीज करने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। R तो मैंने फिक्स कर दिया ना कि इतना ही बड़ा है, इतनी बड़ा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है या इतनी बड़ी बॉडी है ना। तो मैं सिर्फ बात किस पे कर रहा हूं, इसको कांस्टेंट रख दिया, R एक फिक्स है ना। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज इंक्रीज किया, ठीक है, चार्ज इंक्रीज करने पे उतना ही प्रोपोर्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल, ठीक है। अब क्योंकि सोर्स चार्ज में आप बोलोगे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो सर ये तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कांस्टेंट, ये ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है ना, और स्टोर किसी कंफाइंड रीजन में करना है। और यहां पे आपको इस सोर्स चार्ज में रीजन कंफाइंड नहीं मिल रहा है, एक बाउंडेड रीजन चाहिए। अभी देखते हैं हम इसको आगे चल के, है ना। मैं तो सिर्फ इसकी वजह से, इस स्फेरिकल बॉडी की वजह से, है ना, इस स्फेरिकल बॉडी की वजह से मुझे कैपेसिटेंस देखना है, और मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। मतलब कि ये एक मेटेलिक स्फेयर है
जिसमें कैपेसिटी होगी, और एक कैपेसिटी हमेशा एक मेटल की फिक्स होती है ना, एक बॉडी की फिक्स होती है ना। आप जाते हो मार्केट में आप कैपेसिटर लेने, कंडेंसर लेने, तो 0.1 0.2 माइक्रोफैरेड, 0.3 माइक्रोफैरेड, ज्यादा ज्यादा 1 माइक्रोफैरेड, वो ही बहुत बड़ा होगी है ना। 0.5 माइक्रोफैरेड इतने का ही, पंखे में जो लगता है कूलर में 0.5 माइक्रोफैरेड का लगता है कैपेसिटर, कंडेंसर जिसे आप बोल रहे हो। तो बच्चों इतना कैपेसिटी तो सबकी कैसी है, फिक्स है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अगर मैं इसका साइन हटाता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, तो बच्चों ये बन जाता है क्या, Q इज इक्वल टू CV। सिंपल है, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R। R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टर। ऐसे ही यहां पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और Q इज इक्वल टू CV। C यहां पे क्या है, C इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, या फिर कैपेसिटी, सिंपल कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका, या जो भी कंडक्टर होगा उसका, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ऑफ द कंडक्टर। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू C। यानी कि C इज इक्वल टू मैं अगर लूंगा तो क्या हो जाता है, Q बाय V। और C मैंने बोला क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट, मतलब कि मैं जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करूंगा पोटेंशियल भी उतना ही इंक्रीज होगा। मींस द चार्जेस आर गिवन टू द कंडक्टर टू रेज द पोटेंशियल, नॉट कैपेसिटी, है ना। मैंने कैपेसिटी तो फिक्स बता दी, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जितनी फैराड में है उतनी होगी। फैराड इसकी यूनिट होती है, कैसे होती है देख लेंगे अभी, ठीक है। कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। कूलम पर वोल्ट अगर हम बोले तो उसको हम बोल देते हैं फैराड। क्या बोल देते हैं, फैराड। एक नई यूनिट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फैराड, जो कि बहुत ही बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, उसको भी हम देख लेंगे अभी। तो C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना। चार्ज हमने दिया ही है ना। चार्ज दे के हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, और पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी, हमको तो कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं इस चीज को। और C इज इक्वल टू आया आपको बच्चों Q बाय V, और मैंने बोला कि ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अब समझिए इस चीज को, देखिए आप अगर यहां पे ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, और रिलेशन देखा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। आपने रिलेशन देखा था E इज इक्वल टू dV बाय dr, ठीक है, या फिर dV इज इक्वल टू E डॉट dr। तो dV इज इक्वल टू E डॉट dr देख लीजिएगा आप, पुराना वीडियो जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो dV इज इक्वल टू E डॉट dr, या फिर मैं यहाँ सिंपल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, यहाँ पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे सेम है, मैं यहाँ पे V की बात कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू E, और ये भी फिक्स है आपका रेडियस, E की जगह क्या लिख दे रहा हूं मैं, R, है ना। V इज इक्वल टू क्या हो गया, E डॉट R। और E क्या है, इस सोर्स चार्ज, स्फेरिकल या फिर सोर्स चार्ज की वजह से, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने गॉस थ्योरम में ही पढ़ा हुआ है। स्फेरिकल शेल की वजह से, हॉलो स्फेरिकल शेल ले लीजिए सपोज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, K Q अपॉन R स्क्वायर, सिंपल। और ये कितना है, R से R कैंसिल हो गए, तो V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। इसमें पुटअप कर देता हूं, C इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V क्या है, K Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू R बाय K, और ये K क्या है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, जहां पे Q और V तो कहीं है ही नहीं, और Q आप जितना बढ़ा रहे थे V उतना ही बढ़ रहा था, है ना। सपोज Q आपने 2 कूलम दिए थे और चार्ज बढ़ रहा था 1 वोल्ट, अब आपने ये आया कितना 2 बाई 1 2, है ना। अब आपने इसको बढ़ा के 4 वोल्ट कर दिया, और ये बढ़ रहा है 4 कूलम कर दिया, है ना, और पोटेंशियल इंक्रीज हो गया 2 वोल्ट, तो 1 बाई 2, 2, तब भी कितना आ रहा है 2 कूलम पर वोल्ट,
तो हर पॉइंट पे तो कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब ही यही है ना। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या है, Q आप इंक्रीज करते जा रहे थे और V लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा था, है ना, ऐसी ग्राफ बनेगा इसका। लेकिन Q और V पे डिपेंड कैपेसिटी करती नहीं, क्योंकि कैपेसिटी तो फिक्स है। तो फिर किस पे डिपेंड करती है, R, मतलब कि साइज पे, डायमेंशन पे, है ना। कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, कैपेसिटी उस बॉडी की या मेटलिक कंडक्टर की, है ना, मेटल की या फिर कंडक्टर की साइज पे डिपेंड कर रही है कैपेसिटी, है ना। और किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे। अगर हम बात कर रहे हैं कि बीच में मीडियम एयर है, उस मेटलिक कंडक्टर के अंदर मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, और अदरवाइज आपने एक और पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन। अगर कोई दूसरा मीडियम है ना, तो दूसरा मीडियम होगा तो उस अपार्ट फ्रॉम द एयर, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। अगर मीडियम दूसरा होगा तो मीडियम दूसरे की तो हम बाद में बात करेंगे। तो डिपेंड कर रहा है यानी कि मीडियम पे भी, मीडियम के प्रॉपर्टी पे, है ना। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे। 4 पाई तो कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि मीडियम चेंज होने पे, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और उसके साइज पे डिपेंड करता है, शेप और डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। हम धीरे धीरे उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं, है ना। अभी देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ, ठीक है, सपोज आर मैंने रेडियस ले लिया, आर जो इसकी रेडियस है वो 1 मीटर ली है, तो इसको रब करता हूँ, ठीक है। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए 2 मिनट। चलिए देखिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखिए सपोज मैंने आर, अगर मैंने 1 मीटर भी ली, 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया है, 1 मीटर तो बहुत, मतलब 1 मीटर इतना होता है, 1 मीटर का इतना बड़ा स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, इतना बड़ा कैपेसिटर के पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल मान लेते हैं फिलहाल हम। आर की वैल्यू ले ली हमने 1, ठीक है। तो C इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 1। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, C इज इक्वल टू आपका, ये तो 4, 3 या 12 कुछ भी होगा सपोज, है ना। चलिए कर लीजिए, 4 से 12 पॉइंट ये हो जाएगा 5 से, ऐसे कुछ होगा सपोज, है ना, कुछ हो सकता है, गलत भी आ रहा है ना। मल्टीप्लाई बाय 8.85, इसमें 8.85 का ही मल्टीप्लाई और 10⁻12। तो देखिए 10⁻12 और इसके 2 डेसिमल ये अगर मैं काट भी दूं, है ना, और डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर मान लीजिए मैं 2 और 2 4 लगा भी दूं, तो कितना हो जाएगा 10⁻4, यानी कि अभी भी 10⁻8 के ऑर्डर में आ रहा है फैराड, 10⁻8 के ऑर्डर में कैपेसिटेंस आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब कि इतना बड़ा हमने स्फेरिकल बॉडी ले ली, 1 मीटर रेडियस वाली, रेडियस 1 मीटर है सोचिए, और वो तो डायामीटर तो 2 मीटर होती, तो भी इतनी कैपेसिटी कम हो। चलिए मैं अर्थ की कैपेसिटी ले लेता हूँ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ सपोज हम बात करें, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है बच्चों, 6400 किलोमीटर। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, नहीं तो पहले भी पढ़ा होगा। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है, आर। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, का यहाँ वैल्यू पुटअप करूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है ना, तो 1 इंटू 9 टू द पावर 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका आर कितना है 6.4 इंटू 10⁶। सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा इसको पॉइंट को कैंसिल करता हूँ मैं, और डिवाइड में ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9, 10/10 इंटू 6, 10⁻6 माइनस 10, और यहाँ पे 64/9, है ना। तो 9 7 जा 63, 7 1 3 ऐसे कुछ है ना, 9 7 63, 7.13 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 10⁻6 माइनस 10 यानी कि 10⁻4।
7.13 इंटू 10⁻⁴ फैरेड, फिर भी इतना कम है। मतलब फैरेड में अगर मैं यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, तो फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई बच्चों, ठीक है, ये यूनिट काम नहीं आएगी, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि कैपेसिटी अल्टीमेटली कम ही है। अगर मैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज मैं ले रहा हूँ, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ले रहा हूँ, तो 1 फैरेड आ रहा है। और अगर मैं अर्थ की कभी कैपेसिटेंस ले रहा हूँ तो 10⁻⁴ के ऑर्डर में आ रहा है फैरेड में, यानी कि कैपेसिटी तो बहुत कम है। और कैपेसिटी जितनी कम है, मतलब चार्जेस उतने ज़्यादा दिए जा सकते हैं बच्चों। मतलब कि हमारी अर्थ इतनी ह्यूज है और उसकी कैपेसिटी अभी इतनी कम है कि मैं कितने भी चार्जेस मैं उसको जाके दे सकता हूँ। तभी तो आपने देखा, हम बोलते हैं अर्थ देना। अर्थिंग करने का मतलब क्या है? चार्ज, हमारी अर्थ को, धरती माता को कितने भी चार्जेस दे दो, हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तो चार्जेस स्प्रेड आउट हो जाएंगे, है ना, इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे होंगे तो कैपेसिटी बढ़ सकती है। इकट्ठे होने के लिए जब, है ना, इकट्ठे होने के लिए किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। साइज बहुत ज़्यादा है, चार्जेस हम बहुत कम दे पाते, इतने चार्जेस नहीं दे पाते, ठीक है। तो कैपेसिटी तो बहुत कम है। फैरेड की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी तो क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा कम। और कैपेसिटी कम है मतलब क्या? C=Q/V। कैपेसिटी कम है यानी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और पोटेंशियल मिनिमम करते हुए हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है। पोटेंशियल, है ना, एज मच एज मिनिमम, है ना, हमको मिनिमम करना है, ठीक है ना, ताकि हम एज मच एज पॉसिबल हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटी को, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। ये 7.13 इंटू 10⁻⁴ है। अगर मान लीजिए मैं इसको 10⁻⁴ को 10⁻² से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 7.13 ये हो जाएगा 10⁻⁶। मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझ जाएगा। और ये 10⁻² ऊपर जाके फिर से 10⁻², यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 730 ये कुछ आ जाएगा। यानी कि 713 इंटू 10⁻⁶ फैरेड था, तो हम इसको लिख सकते हैं 713 माइक्रो फैरेड। माइक्रो वाला वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, माइक्रो वर्ड आपने पढ़ा। 1 माइक्रो फैरेड तो हम ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रो फैरेड, ऐसे, जो कि कितना होगा? 10⁻⁶, ठीक है। 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ फैरेड। इसी के ऊपर अगर हम बात करें नैनो फैरेड, 1 स्मॉल एंड कैपिटल है, 10⁻⁹ फैरेड, मतलब 1 नैनो फैरेड में कितनी कैपेसिटी होगी? 10⁻⁹ फैरेड। ऐसे पीको फैरेड होता है, पीको फैरेड, 1 पीको फैरेड, यानी कि 10⁻12 फैरेड, है ना। 10⁻⁶, फिर 3 और इंक्रीज किया, फिर -3 और इंक्रीज किया, फिर उसके बाद और आगे आता है। मतलब कि माइक्रो फैरेड में ही हम क्या लेंगे? माइक्रो फैरेड, या उससे मिनिमम कैपेसिटी हम यूनिट हम क्या लेंगे? उसकी मिनिमम फैरेड में ना लेके माइक्रो फैरेड, क्योंकि फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो मिनिमम कैपेसिटी जो होगी उसकी मिनिमम यूनिट में लेंगे, यानी कि माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड में लेंगे। क्लियर बच्चों? तो फैरेड जो है, 1 फैरेड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकली क्या है? इम्पॉसिबल यूनिट होती है। चलिए, ये तो हमने बात कर दी स्फेरिकल कैपेसिटर की। इसको हम मान के चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन बच्चों, मुझे तो एनर्जी स्टोर करके रखनी है ना। एनर्जी को क्या करना है? स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही? इन्फिनिटी तक। स्टोर कैसे होगी? ये तो कन्फाइंड रीजन में ही नहीं है, मुझे इसको बाउंडेड करना है ना। मुझे क्या करना है? इसको बाउंड करके रखना, बाउंडेड रीजन में रखना है, कन्फाइंड करके रखना है ना। तो कन्फाइंड करने के लिए अपने आप तो नहीं होगी, मतलब मुझे दूसरी चीज लानी पड़ेगी, तब जाके ये कन्फाइंड होगी। मतलब कि मुझे एक और कंडक्टर लेना पड़ेगा, तब जाके ये बाउंडेड होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या एनर्जी है वो बाउंडेड है। तो कैसे होगी बच्चों? ये देखते हैं, है ना। अब जब तक आप कॉपी कीजिए, इसको करना है तो
इसको रब कर देता हूँ मैं। मुझे आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें एक स्फेरिकल शेल की वजह बिखरी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, बिखरी हुई एनर्जी मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे एक चीज और आपने पढ़ ली, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि Q और V पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी। कैपेसिटी C डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। V एंड Q पे तो डिपेंड नहीं कर रही थी, इट ओनली बट इट डिपेंड्स ऑन, किस पे चीज पे डिपेंड कर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, हम देखेंगे बाद में, यहाँ जाके हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक भी देखेंगे जो हम अलग से भरेंगे उसमें, है ना, कैपेसिटर के अंदर। नेचर ऑफ मीडियम, साइज ऑफ मीडियम, साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक। और अभी हम जाके देखेंगे सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स, ठीक है। चलिए अभी तो हम जो अभी हमने देखा से उतनी ही बातें हम कर, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, साइज ऑफ द कंडक्टर पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब ये शेप एंड ओरिएंटेशन कैसे, सपोज मैंने बोला कि जैसे कि स्फेरिकल हमें लिया हुआ है ना। चलिए अभी तो हम बात करते हैं पहले क्या, कि हमने देखा कि एक स्फेरिकल बॉडी की वजह से, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से हमें कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हम स्टोर कैसे करेंगे। तो दिमाग में आया कि अगर ये जो चार्ज बॉडी है, इसके पास, इस चार्ज बॉडी के पास जिसका पोटेंशियल कितना है, Q/R, Q चार्ज दिया था आपने R रेडियस के सर्कल शेल में, इसके पास अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरी न्यूट्रल बॉडी ले आऊं, अनचार्ज बॉडी इसे हम बोलते हैं, है ना, अनइलेक्ट्रिफाइड बॉडी अगर मैं लेके आ जाता हूँ, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल है अभी, मतलब कि, है ना, अनचार्ज बॉडी को जब मैं लेके आता हूँ, तो आप जानते हैं बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी, इसके जो चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे पोलराइज होने के बाद, पोलराइजेशन होने के बाद, और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इस दूसरी बॉडी की वजह से इसका पोटेंशियल क्या यही रहेगा, Q/R? नहीं, हमने देखा था अगर मान लीजिए हम बाय इंडक्शन, है ना, अगर मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी लेके आते थे, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता था, ठीक है। तो इस चार्ज बॉडी, मतलब कि अनचार्ज बॉडी की वजह से जब हम उसको पास लेके आते तो बाय इंडक्शन इसमें जो इंड्यूस हुए हैं चार्जेस, वो इसके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, कम की ज्यादा, कम। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इससे इंड्यूस होके नेगेटिव चार्ज आए, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। प्लस माइनस तो हमेशा माइनस ही होता है ना बच्चों, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम। पोटेंशियल अगर मान लीजिए इसका हो गया कम, इसका पोटेंशियल अगर कम हो गया, मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। सपोज मैंने बोल दिया इसका C' या C1 ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि पोटेंशियल को क्या कर दी थी, और हमको कैपेसिटी इंक्रीज ही तो करनी थी। अब दिमाग में एक बात और आई, दिमाग में एक बात ये आई कि हमने तो न्यूट्रल बॉडी लेके आए हैं। अब अगर मान लीजिए इसके पास हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ जाते हैं, है ना, इसके पास अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ही लेके आ जाते, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी सपोज, है ना, ये ले लिया हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो वो तो इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, और ज्यादा डिक्रीज, और पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, और ज्यादा इंक्रीज, मतलब कि कैपेसिटेंस पहले C था, C से C1 हो गया, अब क्या हो गया, C2 हो गया, C2, और C2 क्या है, ग्रेटर देन C1, और C1 क्या था, ग्रेटर देन C। तो सोचिए कैपेसिटी कितनी कम हो गई, पोटेंशियल को कम करने के बाद।
मतलब पोटेंशियल शुड बी मिनिमम टू गेट द कैपेसिटी मैक्सिमम, है ना। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर अगर हमको बढ़ानी है तो पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना, कम करना। आई बात समझ बच्चों। तो पोटेंशियल तो क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया, ठीक है। पोटेंशियल को भी नाम दे दीजिए, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो पोटेंशियल जो है V2, ठीक है, V2 जो है बहुत कम हो गया किससे, V1 से, और V1 किससे कम हो गया, V से। मतलब पहले पोटेंशियल ज्यादा था, धीरे कम, और कैपेसिटी पहले कम थी, धीरे धीरे ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके पास क्या बन रही थी, इससे बनने वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना। आपने पढ़ा है E इक्वल्स टू dV/dr पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बनी हुई थी, है ना। लेकिन ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे लिंक ही नहीं हो पा रही है। ये है लीकेज, यानी कि लीक आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर मैं चाहूं कि ये इससे ज्यादा लिंक हो जाए, ठीक है ना, इन दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी सी बनी हुई है, इतनी सी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है। तो अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर ना जाके, इंफिनिटी तक ना जाके, ये क्या हो जाए, बाउंड। मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होने लग गई, अब कन्फाइंड होने लग गई, बाउंड होने लग गई। लेकिन अभी भी क्या है, ये बाहर जा रही है, कुछ बहुत सारी तो लिंक ही नहीं हो पा रही। इसको भी मैं लिंक कर दूं तो बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो डिपेंड किस पे करती है, इसके शेप पे, है ना, बॉडी के शेप पे। सपोज मैं अगर दूसरी टाइप की अगर बॉडी ले लेता हूँ, अगर तो देख लेते हैं, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए सपोज एक ओरिएंटेशन में ले लेता हूँ, इस टाइप का कुछ कैपेसिटर बना लेता हूँ, कॉनकेव शेप का एक कैपेसिटर बना, ठीक है। और ये मैंने बना दिया कॉनकेव दूसरा पीस, ठीक है। एक को मैंने पॉजिटिव दिया, तो बात तो समझ में आ गई आपको कि एक बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज ले लेता हूँ, एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, और उतनी अमाउंट में ले लेता हूँ। अगर मैंने इसको +Q चार्ज दी है, इसको -Q चार्ज दी है, तब उस कंडीशन में इसको मैं +Q और इसको -Q ले लेता हूँ, है ना। तो इससे फील्ड निकलेगी बच्चों रेडियली आउटवर्ड्स, और इस पर रेडियली इनवर्ड्स ऐसे कुछ बनेंगे, है ना। इस पर भी रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स ऐसे जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से फील्ड बनेगी, इससे नॉर्मल निकल रही है ना, और इस पे इनवर्स, है ना, रेडियली इनवर्स है इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हर पॉइंट पे बीच में वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे कैसी चाहिए, है ना, एंड वी नीड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे मुझे चाहिए, है ना। तो मैं इस तरीके से, अब ओरिएंटेशन देखिए इसका कैसा है, ये इस तरीके से ओरिएंटेशन था। अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा रख देता है इसको, ये ऐसा शेप का है ना, कॉनकेव शेप का, और दूसरा ऐसे पलट के रख देता है ऐसे, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसे लिंक होता, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिंक होता, है ना। या फिर मैं कुछ ऐसा काजू शेप का बना देता हूँ, और ये एक ऐसा पलट के रख देता है, तो कुछ तो लिंक होती है ऐसे करके, लेकिन कुछ तो बहुत सारी बाहर हो जाती। तो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, डिपेंड करता है शेप पे कि दो प्लेट्स कैसे रखी हुई हैं, है ना। मतलब हमें दूसरे कंडक्टर की जरूरत है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक कंडक्टर से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा कंडक्टर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल मुझे कम करके उस पर और ज्यादा पोटेंशियल चार्जेस में दे सकता हूँ, ताकि उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर किया जा सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सके। बहुत सारे चार्जेस, अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तब तो हम चार्ज और ज्यादा देंगे ताकि पोटेंशियल बढ़े, और पहले से पोटेंशियल बढ़ा होगा तो एक्सेसिव चार्ज तो स्टोर ही नहीं कर पाएंगे ना हम, तो कैपेसिटी तो बढ़ ही नहीं पाएगी। तो पोटेंशियल सबसे पहले तो मिनिमम करना पड़ेगा ताकि कैपेसिटी बढ़ा सके, ठीक है। और कैपेसिटी एक बार बढ़ गई
तो कैपेसिटी तो एक किसी भी कंडक्टर की फिक्स होती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। और कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड भी नहीं कर रही है। अब आप बोलोगे सर आप दो बातें करते हो, तो बच्चों कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। कब? जब तक वो सिंगल है, सिंगल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये अगर मैं इसके पास एक और बॉडी लेके आ जा रहा हूं तो अब तो पूरा सिस्टम बन गया ना, तब उस कंडीशन में ये बात नहीं आती है, ठीक है। अब दूसरी बॉडी पे डिपेंड करने लगती है, दूसरी बॉडी के पोटेंशियल पे डिपेंड करने लगती है इसका पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल अब इसकी पोटेंशियल की वजह से कम हो, इसका पोटेंशियल इसकी पोटेंशियल की वजह से कम हो गया, ठीक है। तो अब सिस्टम की बात करने लग गए थे, इसलिए वो कैपेसिटी जो है वो दूसरे कंडक्टर पे डिपेंड करने लग जाती है। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर डिपेंड करने लग जाए, ठीक है। तो अदरवाइज किसी भी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, है ना, तो कैपेसिटर में जो उसकी कैपेसिटी है वो उसके साइज, शेप और दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं या कंडक्टर हैं, उन कंडक्टर के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो क्यों ना अगर मान लीजिए इस तरीके की शेप का मैं जो ले रहा हूँ, मुझे ये जो लीकेज इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मुझे क्या करना है? रिमूव करना है ना। एज इफेक्ट बोलते हैं, एजेस से भी निकल जाएंगी, कुछ एजेस से भी निकल रही होंगी, लीक आउट हो रही है। इस लीकेज फ्लक्स को, इस लीकेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मुझे रिड्यूस करना है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना है। तब उस कंडीशन में मैं क्या करूँ? उस कंडीशन में मैं ये करूँगा कि मैं क्यों ना दोनों ही प्लेट को ऐसे ले लूँ। ये मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे दो कंडक्टिंग प्लेट चाहिए, यानी कि दो कंडक्टर्स चाहिए, तो मैं दो कंडक्टर्स को ऐसे ले लूँ, मतलब कि सपोज लाइक दिस, ऐसे ही स्क्वायर प्लेट्स, ठीक है। सपोज मैंने बोला ये डी एल इनका डायमेंशन, स्क्वायर प्लेट मतलब कि एल एल दोनों की साइड्स होंगी, तो एल स्क्वायर प्लेट्स, है ना। इनका एरिया कितना है? एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को मैंने अब सामने सेम एरिया, इसका एल स्क्वायर तो इसका भी सेम एरिया वाली प्लेट्स को सामने, है ना, एक दूसरे के सामने इक्वली ऐसे रखें, ठीक है। अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ये। अब इसको एक को मैं पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज दे दे रहा हूँ पूरा, और एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी, है ना। तो इसमें ऑब्वियसली पूरे पॉजिटिव चार्ज दिए थे हमने, है ना, इसको नेगेटिव चार्ज दिए थे। तो इसको नेगेटिव चार्ज अगर दिए थे, ठीक है, पैरेलल प्लेट में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगा, इंड्यूस होंगी फील्ड वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों एक फील्ड बन गई, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं आपस में तो फील्ड क्या बन जाती है? फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और फील्ड कैसी बन गई? कॉन्स्टेंट, बाउंडेड रीजन में, कन्फाइंड रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई अंदर, ठीक है। ये क्या बन गई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्फाइंड, और यही तो हमें चाहिए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो बनाई हुई है यहाँ पे कन्फाइंड रीजन में, उसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ी? एक दूसरी प्लेट, ये दूसरा कंडक्टर ले, इसको हमने प्लस क्यू से चार्ज किया, तो इसको मुझे माइनस क्यू से चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। तो और उसको ऑब्वियसली सरफेस, पूरे सरफेस पे होगा। एक सपोज ऐसे करके पूरी स्क्वायर प्लेट है, उस पूरे सरफेस पे क्या होंगे? बहुत सारे चार्जेस होंगे, यानी कि उसकी चार्ज डेंसिटी हो। चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? Q इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, गॉस लॉ में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। और डिपेंड करता है इनके सेपरेशन पे। मैंने बोला कि इसके साइज पे तो डिपेंड कर रहा है, एक स्क्वायर प्लेट है उसके साइज पे तो डिपेंड कर रहा है, दूसरा इनके सेपरेशन, ठीक है। इसके सेपरेशन कितना है? सपोज मैंने बोला d, है ना। तो V इज इक्वल टू आप जानते हैं E डॉट D, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब तक हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो स्फेरिकल कंडक्टर की एक प्लेट को हम कहाँ एज्यूम करेंगे? इंफिनिटी, है ना। वन प्लेट ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज एज्यूम टू बी इन इंफिनिटी। इनफाइनाइट पे हम जाके, है ना, एक प्लेट को हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? इनफाइनाइट पे। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर,
ठीक है। और इस तरीके का बना बच्चों कैपेसिटर कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में एक्चुअली ये जो C इज टू क्यू बाय वी है ना, ये V जो है ये इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअली ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। और चार्ज जो आपने दिए थे किसी भी एक प्लेट को जो आपने दिए चार्ज क्यू, वो क्यू ही रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम कैपेसिटी पे थोड़ा और डील करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो जल्दी से देख लेते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट देख लेते हैं। सी स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो चार्जेस को स्टोर जितना अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है ना, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है वो कंडक्टर की कैपेसिटी होती है। और कंडक्टर कभी भी अकेला नहीं होता, है ना, दो कंडक्टर से मिलकर ये कैपेसिटर बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब दो कैपेसिटर इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स का ही अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना। Q बाय V, Q और V पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटी की कांस्टेंट है, डिपेंड करती शेप एंड साइज और ओरिएंटेशन पे, हमने देखा हुआ, और डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। सपोज मैंने बोला कि अगर V वोल्टेज हमने 1 वोल्ट को हमको चार्ज देके कैपेसिटर को, है ना, उसका हमको चार्ज देके 1 वोल्ट इंक्रीज करना है कैपेसिटर का, तो डेफिनेशन समझिए। V is equals to 1 दिए तो C is equals to 2. Electrical capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 volt. ठीक है ना, चार्ज रिक्वायर्ड टू मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 वोल्ट को बढ़ाने में लग जाए वो इसकी कैपेसिटी होगी, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं द लार्ज अमाउंट या अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसकी ऐसा यूनिट फैरेड होती है, एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, मैंने आपको ये बता दिया। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम 1 वोल्ट मींस 1 फैरेड a capacity of the capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is given to the conductor to raise its potential through 1 volt। ये हो गई एक डेफिनेशन अगर 1 फैरेड को डिफाइन करना है। बच्चों ये जो कैपेसिटी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसमें, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं जल्दी से। क्योंकि Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या है, Q बाय V। ठीक है, और Q क्या होता है बच्चों, I इंटू T, आपने देखा हुआ है। V क्या होता है, W अपॉन Q, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, W अपॉन Q, तो W अपॉन Q ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर यानी कि IT का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और W क्या होता है, वर्क डन, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर T स्क्वायर ले लो इसको, और इसको हम क्या ले सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको तो, है ना, डायरेक्ट ही लिख देंगे। चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसमें। ये तो हो गया आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। वर्क डन का क्या होता था, M L स्क्वायर T माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, M माइनस 1 L माइनस 2 T माइनस 2 और ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा, यानी T की पावर 4, और ये A हो जाएगा बच्चों कितना, A स्क्वायर, है ना। तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू Q बाय V का। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 पिको फैरेड को हम क्या बोलते हैं, 1 पिको फैरेड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड है, यानी कि 10 टू द माइनस 6 इंटू 10 टू द माइनस 6 फैरेड है। और इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, तो माइक्रो फैरेड भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फैरेड। ठीक है, माइक्रो फैरेड, किसको, 1 पिको फैरेड। इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने बोला कि
ये हमने Q चार्जेस दिए और पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है ना। और एक मेटालिक कंडक्टर मतलब कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को देख के बताइए कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ये बताना है। तो आप जानते हैं बच्चों Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो C इक्वल्स टू Q बाय V है ना। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, मतलब जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, है ना। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है बच्चों, ये देखिए इसका ज्यादा है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम, यानी कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। C1 यानी कि C1 इज ग्रेटर देन C। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थे सारा का सारा कंसेप्ट, ठीक है, कैपेसिटर का। अब नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, साथ करते जाएंगे, और ऐसे कुछ 5-6 वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मीडियम बीच में हमने 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या रखना है, उस मीडियम से क्या कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, हम ये सारी बातें करने वाले हैं अभी। और उसके बाद हम बच्चों लास्ट में सॉल्व करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा वेट है, कैपेसिटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है IIT JEE। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।